नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 2 मई 2023 और आज आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आपके एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फायदा पहुंचा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सभी प्रश्न ओरिजिनल है। अगर आपको लगे कि कोई भी प्रश्न नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न आया था और सबसे अधिक प्रश्न है, मैं 5 प्रश्न लेके नहीं आऊंगा, थोड़ा सा लेट आऊंगा, लेकिन सभी प्रश्न को लेकर आऊंगा। द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है या फिर किस खिलाड़ी के आत्मकथा है? देखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना, द डिफिकल्टी इन माई लाइफ, इस प्रकार की जो भी पुस्तक हैं आपको देख लेना है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक आपके कौन है? मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, इसे फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है। फ्लाइंग सिख कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस फॉर्म में एक पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह के पुस्तक है। जब युवराज सिंह कैंसर से पीड़ित थे उस समय की बुक है। प्ले इट माई बे, प्लेइंग इट माई बे है, प्लेइंग इट माई बे, ये पुस्तक जो लिखे हैं ये सचिन तेंदुलकर लिखे हैं। इसके अलावा एक अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, सेंचुरी इज नॉट एनफ, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, इनके लेखक हैं सौरभ गांगुली जो भूतपूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, ठीक है। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी जो है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। 281 एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? बीवीएस लक्ष्मण है। टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर है इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है। तो ये पुस्तक से क्वेश्चन देखने को मिले और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वहां से क्वेश्चन आएगी, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? देखिए, करंट अफेयर जो है अगस्त 2022 से उठाना स्टार्ट किया, जैसा कि मैंने कहा था कि 5-6 महीने का पूछा जाएगा, है ना। तो यहां से अगस्त से पूछा रहा, 2 महीना और बैक कर लीजिए, 8 महीने करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का जो है इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के जो भी लेटेस्ट इनॉग्रेशन है पास्ट 6 मंथ में आपको जरूर देख लेना है। नवंबर 2022 में एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट अस्पताल अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देखिए, उद्घाटन में आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिलेट करके 2 चीज पूछा जाता है। एक तो आपका अस्पताल से रिलेटेड जो भी बात है, दूसरी जो है जो भी कॉरिडोर से रिलेटेड बात है, जो भी कॉरिडोर है ना। तो इन दोनों को जो भी इनॉग्रेट किए हैं पीएम के द्वारा किया गया हाल फिलहाल पास्ट 6 मंथ में, आपको देख लेना है। अप्रैल 2023 में लेटेस्ट एम्स में जो एम्स का जो उद्घाटन असम में किए हैं, जो आपका उत्तर भारत का प्रथम पूर्वोत्तर का जो है प्रथम एम्स होगा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अक्टूबर 2022 में एम्स का ही उद्घाटन किए थे बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो इसे ध्यान रखना है। नवंबर 2022 में डोनी पोली हवाई अड्डा ईटानगर में है ना, तो इनका उद्घाटन किए थे, तो इनको भी ध्यान रखना है। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने अस्पताल का उद्घाटन किया था। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर पूछा गया है कि अगस्त में किस अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो ये सिंपल के लिए मैंने लिख लिया है। अगला एक प्रश्न पूछा था जो मैंने कल ही बताया था, 1982 में एशियाई खेल कहां पर हुई थी? देखिए, मैंने कहा था भाई 1951 में नई दिल्ली नेशनल मतलब एशियाई गेम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और जो पहला एडिशन था नई दिल्ली में हुआ था। फिर द्वितीय बार एशियाई गेम कब हुआ इंडिया में, है ना, तो ये 1982 में नई दिल्ली के अंदर ही हुआ था द्वितीय बार। और मैंने साथ ही साथ में ये भी कहा था कि भाई राष्ट्रमंडल खेल हुआ है 2010 के ईस्वी के अंदर, और ओलंपिक खेल एक बार भी इंडिया में नहीं हुआ है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला टारगेट जो अगला क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनर का ये रहेगा, राष्ट्रमंडल खेल इंडिया में कब हुआ, इसे लिख के वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2010 में हुआ है और एशियाई खेल 2 बार हुआ है, एक तो शुरुआती एडिशन 1951 और दूसरी बार 1982। पिछला एशियाई खेल कहाँ हुआ है? तो पिछला एशियाई खेल आपका 2018 में हुआ था। ये आपका कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। 2022 में एशियाई खेल होना था चाइना के अंदर, लेकिन ये डिले है, इसीलिए 2023 में होगा चाइना के अंदर, ये भी आपको बता दिया हूं। और 2026 में जो इसके बाद होगा, ये जो अभी इस साल होगा 22 वाला चाइना में, और 26 में जो होगा ये जापान में होगा, जो मैंने कल बताया था करंट सेक्शन से। और इसमें सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कल के ही है, यहाँ पे मैंने कल का ही सीट ले लिया हूँ, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहां पर हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। यहाँ पे भारत 61 पदक प्राप्त करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था, जिसमें गोल्ड की क्वांटिटी आपसे पूछा जाता है तो 22 गोल्ड थे, 16 आपका जो है रजत थे और 23 आपका ब्रॉन्ज थे, ठीक है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम जो आगामी होगा
2026 ईस्वी के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था चौसा का युद्ध कब हुआ था। देखिए कल ही बताया ना, जब बताया था कि भाई बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहे थे, तो आपका आंसर था हेक्टर मुनरो। देख लीजिएगा वीडियो कल वाला, लेटेस्ट वाला। तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, ये किसके किसके मध्य होता है, तो मुगल बादशाह हुमायूं और कौन, शेर वंश के संस्थापक कौन, आपका शेरशाह सूरी, सूरवंश के संस्थापक। तो इन दोनों का जो है युद्ध हुआ था, 2 युद्ध हुआ था, चौसा का भी हुआ था और बिलग्राम का भी हुआ था। बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में। मुगल बादशाह है ना शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल का नवाब मीर कासिम, इन तीनों का सेना एक तरफ था और दूसरी तरफ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो। इसके साथ क्या होता है, बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में। इसी का एक छोटा सा भाई प्लासी का युद्ध है 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच, सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, इस इलाहाबाद की संधि कब होती है, पूछी जाती है, तो ये आपका 1765 में होता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर ध्यान रखें। पानीपत की 3 लड़ाई मैंने बताया, ये भी पूछे जाएंगे। 1526, 1556, 1761। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर विजय, 1556 में अकबर और हेमू के बीच अकबर विजय, और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली विजय। तराइन की 2 लड़ाई हुई प्रमुख, तराइन की तीसरी लड़ाई भी हुई 1215 में, लेकिन इसे कोई नहीं पूछता है। आपको 2 लड़ाई याद रखना है, 1191, 1192। तो तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी की हार और दूसरी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब को हार का सामना करना पड़ा था। चौसा का युद्ध अभी जो पूछा गया था यहाँ पे 1539 याद रखिएगा। बिलग्राम का युद्ध 1540 शेरशाह सूरी और फरीद खां, या शेरशाह सूरी का ही नाम फरीद खां है, तो शेरशाह सूरी या फरीद खां और हुमायूं के बीच में। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है। देखिए विवेकानंद का वास्तविक नाम और आपका जो आर्य वंश के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, इसका वास्तविक नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने बता रखा है भाई, है ना। तो एक अंदाजा आ जाता है कि क्या क्या एग्जाम में आता है। तो विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त और जो दयानंद सरस्वती है इनके वास्तविक नाम मूल शंकर थे। क्या थे, मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर जो है आपका दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम और विवेकानंद साहब का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त थे। शिकागो में जो भाषण दिए थे काफी सुप्रसिद्ध हुए, 1893 में दिए थे। 1893 में ही एमके गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और 1915 में लौटे थे। तो ये बात भी आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है आपके विवेकानंद साहब, कब किए थे, 1897 में। रामकृष्ण परमहंस जो थे विवेकानंद साहब के गुरुजी थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल 61 का संबंध किससे है। देखिए मैंने 4-5 आर्टिकल आपको राज्यपाल को और प्रेसिडेंट और राज्यपाल ये दोनों को साथ ही में बताया, और साथ में ये भी बताया कि आपको जो जिस प्रकार से आप प्रेसिडेंट को देखते हो उस प्रकार से राज्य के अंदर राज्यपाल को देखो, जिस प्रकार से केंद्र में आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देखते हो उसी प्रकार से राज्य में आप एडवोकेट जनरल को देखो, जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर को आप केंद्र में देखते हो उसी प्रकार से सीएम को आप उस स्टेट में देखो। तो आपको काफी सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे और इजी लगेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है भैया, तो ये है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। मैंने कहा भाई 52 से लेकर 61 तक ये डायरेक्ट राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल है, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया है पकानी कोका दियोदशम। अगर आप मेरा एनालिसिस पहले से फॉलो करते हैं तो इसको बखूबी जानते होंगे, पकानी कोका दियोदशम। इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म है। 52 से 61 पे बैठा लो। 52 का प, तो प से मतलब पद, का से मतलब कार्यपालिका का प्रधान, इस प्रकार से। तो लास्ट में क्या आ गया मसम में, म आ गया, तो म 61 नंबर पे आएगा। तो 61 मतलब महाभियोग, 100 से शपथ, है ना। तो इस प्रकार से पकानी कोका दियोदशम 52 से 61 तो लेकर जो है राष्ट्रपति संबंधित है, जिसमें 61 का क्या है, महाभियोग। अब ये महाभियोग क्या होता है, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होता है। ठीक है, अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल 213, इसे याद रखने के तरीके मैंने क्या बताया है, 1-2 को अपना स्थान रिप्लेस कर दो। 1, 2, 3 में 1-2 को स्थान रिप्लेस करेंगे तो 213 हो जाएगा। तो 213 राज्यपाल का है और 123 राष्ट्रपति का है। आर्टिकल 52 कहता है एक राष्ट्रपति होंगे जो देश के सर्वोच्च नागरिक भी है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 153, इसमें 101 ऐड करना है, 153 हो जाएगा। राज्यपाल का पद जो है आपका आ जाएगा निकल के। अनुच्छेद 72, ये राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, किसी भी कदाचारशील व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल के पास भी है 161 के थ्रू। ठीक है, तो सभी राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक बार समझे, महान्यायवादी एडवोकेट जनरल को एक बार समझे, है ना। इसी प्रकार से आपका जो है प्राइम मिनिस्टर और सीएम को एक साथ समझे, काफी चीजें आसान लगने लगेगी। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए आज डांस से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। डांस से जो है 3 प्रश्न, आर्ट एंड कल्चर लोकप्रिय सेक्टर है एसएससी का, यहां से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया आपका कि गैर नृत्य है
ये किस जो है समुदाय के लोग के द्वारा किया जाता है या कहाँ से संबंधित है। ये दोनों लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब फर्क हो सकता है भैया। एक बच्चे ने बताया कि किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, दूसरे ने बताया कि कहाँ से संबंधित है। तो आपको जो भी पूछा होगा, मैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट देता ही हूँ, तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो गैर नृत्य जो है ये भील मीना समुदाय के द्वारा राजस्थान के अंदर एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो स्थान का पूछेगा तो राजस्थान हो गया, समुदाय पूछेगा तो मीना भी हो सकता है या फिर भील समुदाय भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैर नृत्य से संबंधित वाला क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए राजस्थान में और भी त्योहार होते हैं, जैसे गणगौर महोत्सव, इसी के उपलक्ष्य में जो है आपका घूमर नृत्य किया जाता है। और पूछा गया था सीएचएसएल में कि घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ओनली महिलाओं के द्वारा। इसमें डांस जो है पुरुष भाग नहीं लेते हैं घूमर नृत्य में, ध्यान रखिएगा। एक इसी प्रकार का नृत्य है आपका गिद्धा, गिद्धा नृत्य है जो कहाँ का है, पंजाब का है। इसमें भी पुरुष भाग नहीं लेता है, खाली महिला ही करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, घूमर और गिद्धा इन दोनों में खाली महिला ही भाग लेते हैं। तो अभी जो अगला है गणगौर महोत्सव पे थे, इसी में आपका घूमर किया जाता है जिसमें महिला डांस करता है, गिद्धा में भी खाली महिला डांस करता है। गिद्धा कहाँ का है भाई, पंजाब का है। एक भांगड़ा भी पंजाब का है जिसमें खाली पुरुष ही भाग लेते हैं डांस में। ठीक है, राजस्थान के मीना समुदाय के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है गणगौर महोत्सव के आयोजन पर। ठीक है, राजस्थान के जो अन्य त्योहारों में है ये आपका गणगौर तो बता ही दिया। कलबेलिया एक नृत्य है, इसे सपेरों का नृत्य कहा जाता है, राजस्थान के अंदर होती है, तो इसे भी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि नृत्य से कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए करगम कर्मा, करगम कर्मा ये ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इधर का जो लोक नृत्य है वो तो रेलवे में एग्जाम दे के सबको याद हो गया है, लेकिन ये कम पूछे गए हैं, इसीलिए इन्हें पूछा जाता है ताकि लड़के बच्चे कंफ्यूज करे। देखिए करगम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है, और जो कर्मा जो है, कर्मा हो गया, सुआ हो गया, है ना, कर्मा हो गया, सुआ हो गया, राउत नाचा हो गया, ये सब छत्तीसगढ़ का है। तो ये टॉप पे रहता है छत्तीसगढ़ लोक नृत्य में। पंडवानी हो गया, है ना, पंडवानी ये भी छत्तीसगढ़ का है। तो ये चारों कर्मा, सुआ, राउत नौचा, पंडवानु ये आपका कहाँ का हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का। ये करगम कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का। ऑप्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस ऑप्शन में छत्तीसगढ़ भी दिया होगा कंफ्यूज के लिए 100%। ठीक है, यक्षगान जो है ये आपका कर्नाटक का है। साथ ही साथ भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है ना, जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कितने, 8 हैं, और शास्त्रीय भाषा कितने हैं, 6 है। शास्त्रीय भाषा को कैसे पहचानोगे, साउथ के सभी भाषा शास्त्रीय भाषा है, साथ ही साथ ओडिसी और प्लस संस्कृत। तो 4 गो साउथ की भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिसी और संस्कृत, 6 गो जो होगा क्लासिकल लैंग्वेज हो गए। इसके अलावा 8 शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, सतरिया, ईटीसी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था। देखिए खजुराहो का मंदिर जो है ये आपका कौन बनवाया था, चंदेल शासकों ने। कल ही बताया खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक, सांची का स्तूप अशोक, दोनों कहां पर है भैया, एमपी के अंदर। साथ ही साथ खजुराहो के मंदिर से एक चीज मैंने और बताया है कि खजुराहो का मंदिर जो है वो ऐसे नागर शैली में बना है। किस शैली में बना है, नागर स्टाइल में बना है। नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया के जो भी मंदिर है नागर स्टाइल में बनती है, और साउथ भारत के जो भी मंदिर है ये आपका किसमें, द्रविड़ शैली में बनाया जाता है जनरली। ठीक है, लेकिन जो खजुराहो का मंदिर है ये सिर्फ नागर शैली में ही नहीं बना है, ये नागर के साथ साथ पंचायतन शैली में बना है। लेकिन आपको आंसर अगर शैली पूछता है तो नागर ही देना है, क्योंकि खजुराहो का मंदिर मैंने बताया भाई एक मंदिर नहीं है, कई मंदिरों का समूह है, कई मंदिरों का समूह है। तो ऐसे में जो है अधिकांश मंदिर को स्टाइल कौन सा दिया गया है, नागर। तो आपको आंसर कौन देना है, नागर। ठीक है, इसके अलावा सांचू का स्तूप कहां पर है, यह अशोक ने बनवाया था। तो ये मध्य प्रदेश के सांची नामक गांव में है। मध्य प्रदेश में सांची मिल्क भी चलता है, जैसे बिहार में सुधा मिल्क चलता है, महाराष्ट्र गुजरात में मदर डेयरी चलता है, उसी प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहां पर है, तंजौर में है। तंजौर कहां है, तमिलनाडु के अंदर। राजराज प्रथम ने बनवाया था, चोल शासक थे। ठीक है, तो ये मंदिर भी ध्यान रखेंगे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में रखेंगे। पालीताना का जैन मंदिर आपका गुजरात में रखेंगे। माउंट आबू पे जो आपका दिलवारा का मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है, राजस्थान में है। तो इस प्रकार से कुछ मंदिरें हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रही है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा चट्टान का एक प्रकार नहीं है। देखिए चट्टान का प्रकार जो नहीं है इसमें से ऑप्शन दिया गया था चुंबकीय चट्टान। देखिए आग्नेय चट्टान हो गया, अवसादी चट्टान हो गया, कायांतरिक चट्टान हो गया, ये सब चट्टान के फॉर्म है, लेकिन चुंबकीय चट्टान नाम का कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से चुंबकीय जो है चुंबकीय गुण चट्टान में पाए जाते हैं। क्योंकि प्राचीन जमाने में आपने एक कहानी सुना होगा कि बच्चा मतलब लोग जब मजदूरी करके कुदाल कंधे पे लेके जाता था तो कोई एक ऐसा गुफा आता था जहां से कुदाल जो है उड़ के चिपक जाता था पत्थर में। तो लोग कहते थे कि भूत प्रेत है। ये कुछ नहीं है, ये मैग्नेटिक जो है खींचता था, है ना। तो चुंबकीय गुण हो सकता है, लेकिन चुंबकीय चट्टान नामक कोई चट्टान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक चट्टान। ठीक है, इसके अलावा
एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अब सादी चट्टान किस में जो है क्या पाया जाता है, तो अब सादी चट्टान में जो है पेट्रोलियम वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि एस्किमो लोगों का निवास स्थान किस क्षेत्र में होता है, तो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। इसे आप कह सकते हैं कि भाई आर्कटिक प्रदेश में होता है ना। इसे कह सकते हैं आप उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो भी कह सकते हैं, जैसा भी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो है नहीं मिला है। ऑप्शन तो हालांकि जनरली नहीं मिलता है, लेकिन इसमें जो है कई ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक आंसर, एक से अधिक लैंग्वेज में इसके आंसर हो सकता है। हमेशा लैंग्वेज पढ़ना सिखाता हूं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज घूमने से आंसर भी घूम सकता है। ठीक है, तो एस्किमो लोगों का जो निवास स्थान है ये तो आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी छोर हो सकता है, या फिर आर्कटिक प्रदेश में हो सकता है, तो कोई भी आंसर हो सकता है। अब इसका एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो एस्किमो लोग घर बना के रहते हैं, यानी तंबू नुमा एक घर होता है, झोपड़ी टाइप का, इस प्रकार से एक घर होता है, यहां से एक रास्ता होता है जाने का, ठीक है, इस प्रकार से, और ये बर्फ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बर्फ के बने होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। ये गुंबद नुमा घर होता है, इसे कहते हैं इग्लू। इसी में ये लोग रहते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अशोक के प्रांतीय क्षेत्र कौन से नहीं थे? देखिए अशोक के 4 प्रांतीय क्षेत्र है। कितने प्रांतीय क्षेत्र है? 4 प्रांतीय क्षेत्र है। तोसली, तोसली कहां पे भैया? कलिंग में। ये जो है कलिंग नरेश खारवेल की राजधानी भी हुआ करते थे तोसली। ठीक है, खारवेल की राजधानी भी तोसली हुआ करता था। इसके अलावा उज्जैन आप जानते हैं महाकालेश्वर बाबा को, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर है। स्वर्ण नगरी, है ना, इसके अलावा तक्षशिला। तो ये 4 जो है आपका अशोक साहब का जो है क्या था, मतलब प्रांतीय क्षेत्र थे। इसके अलावा एक ऑप्शन में दिए होंगे जो आपको राइट आंसर करके आना होगा। मौर्य सम्राट अशोक किससे संबंधित है? कलिंग। कलिंग कब होता है? 261 बीसी में। ठीक है, इसके अलावा मौर्य साम्राज्य को क्या कहा जाता है? देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। शिलालेखों का प्रचलन कहां से होता है? अशोक के समय से होता है। अशोक के शिलालेख को दिल्ली उठा के कौन ले जाता है? फिरोज तुगलक ले जाता है। कौन ले जाता है? फिरोज तुगलक ले जाता है। अशोक अपने पुत्र और पुत्री को कहां भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? श्रीलंका भेजे थे। ठीक है ना, कहां भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे। अशोक ही एक ऐसा शासक है जो सबसे जो है मतलब इसके काल में जो है बौद्ध धर्म काफी फले फूले। ठीक है, इसके अलावा धर्म को अपनाने वाला मतलब मौर्य साम्राज्य कौन है? तो अशोक है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखेंगे। अभी भी बताया था कि सांची का स्तूप भी बनवाए थे अशोक, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय जो है वार एंड पीस के लेखक है। एक प्रश्न और आया था कि कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? देखिए जो क्वेश्चन में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया हूं, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि पीडीएफ भी आपके पास पहले से पहले टाइम क्या किल करना है ना। तो कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? WC बनर्जी, यानी भीमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी। कहां पर अध्यक्षता संभाले थे? मद्रास के अंदर। कौन से अधिवेशन थे? तीसरा। कब होती है? 1887 में। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। कब किए थे? 1917 में। कब किए थे? 1917 में। देखिए एनी बेसेंट भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम सुने हैं, तो इसे लाने का श्रेय एनी बेसेंट को ही दिया जाता है ना। इसके अलावा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्वराज की मांग किया गया था। स्वराज की मांग किया गया था। अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के 1916 अधिवेशन लखनऊ में होता है, जिसमें जो गरम दल और नरम दल फूट पड़ गए थे, एक हो गए, है ना। अंबिका चंद्र मजूमदार जो है अध्यक्षता संभाल रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में सोने का खान कहां है? कोलार। बताओ भाई, केजीएफ बताओ ना, कोलार गोल्डफील्ड। इसके ऊपर 2-3 पिक्चर बन चुके हैं। ठीक है, खेतरी कहां है? तांबा के अंदर है। पन्ना कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर है, यहाँ पे हीरा मिलता है। इसके अलावा झरिया कहां है? झरिया कहां है? झरिया है आपका कोयला खान। कहां पे है? झारखंड के अंदर। जादूगोरा में क्या मिलता है? यूरेनियम। कहां पर है? झारखंड के अंदर। देगाना खान कहां है? टंगस्टन, कल बताया, राजस्थान के अंदर। नेपा नगर अखबारी कागज का खान कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों ये और भी प्रश्न है भाई। आर्टिकल 51 से संबंधित एक प्रश्न आया, एक बच्चे ने बताया। एक बच्चे बताया कि आपातकाल से संबंधित एक आर्टिकल आया है। कुछ बच्चे बताए कि आर्टिकल 14 भी आया है। बहरहाल इन तीनों में से जो भी आया हो, है ना, इन तीनों में से जो भी आया हो, मैं आपको तीनों बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 51 मैंने कल ही बताया था। इसमें क्या है भाई? इंटरनेशनल पीस और जो सिक्योरिटी है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है ना, या फिर बनाए रखना है ना। तो ये है आर्टिकल 51 में। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और ये क्यों जरूरी है ये भी मैं बताया हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही अगर सरकार की हो जाए तो हम आम जनता तो मर जाएंगे, क्योंकि सरकार जो मनमानी करेगा वो सुप्रीम कोर्ट हाँ में हाँ मिलाएगा। इसीलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका यहाँ पे पृथक्करण है। ये किस आर्टिकल में है? 50 में है। ठीक है, आर्टिकल 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। कब जोड़ा गया था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42
22वां। कितने प्रकार के? 10, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। कहां से लिया गया है? रूस से। कहां रखा गया है? भाग 4 के ए में, है ना, आर्टिकल 51 के ए में। और समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति को अनुशंसा पे जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति। इसके अलावा 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। समता का अधिकार अगर 14 पूछा गया होगा तो 14 में है समता का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा जो राइट ऑफ इक्वलिटी है, समानता का जो अधिकार है, ये 14 से लेकर 18 है, यानी 5 आर्टिकल है। 14, 15, 16, 17, 18। इसमें 14 में समता का अधिकार, 15 में कोई भेदभाव नहीं रंग, लिंग, जाति, नाम आदि के आधार पे, 16 में अवसरों की समानता, 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। 19 से आपका प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें भी अलग अलग है। भारत में कहीं घूमना टहलना, कहीं घर खरीदना, अभिव्यक्ति करना, शांतिपूर्ण ढंग से जो है बैठक करना, है ना, इस प्रकार से। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 है। 23 में बलात्कार पे रोक है या मानव तस्करी पे रोक है। 24 में जो है बाल श्रम पे निषेध है। इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने पे नहीं लगाया जाएगा। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का माता कहा था। एक प्रश्न पूछा गया था, मैं पहले भी पढ़ा के रखा हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है जी, अधिकांश प्रश्न पढ़ाया हूं, है ना, आप लोग खुद ही कमेंट करके बताएंगे अभी जब वीडियो देखेंगे। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है? देखिए, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपके ऑप्शन में दिए गए थे। मैंने एक बात आपको कहा है कि जो भी कोशिका में प्रोकैरियोटिक होता है, इसे आप हल्का मान लीजिए, इसे गरीब मान लीजिए। ये गरीब कोशिका है, ये आपका गरीब है, ठीक है। और यूकैरियोटिक जो है ये अमीर है। तो आपको मोटे मोटे पे अंदाजा लग जाएगा। जो चीज भी नहीं होना का 90% किसके फेवर में जाता है? प्रोकैरियोटिक के फेवर में। और होना किसके फेवर में जाता है? यूकैरियोटिक के फेवर में। यहाँ पे आप अंतर विभेद कर पाएंगे, एक को पढ़िए, दूसरा को जान लीजिएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, मतलब यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पूछा गया था कि केंद्रक झिल्ली किसमें होता है, तो यूकैरियोटिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती, मतलब यूकैरियोटिक में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ, है ना, कोशिका का पावर हाउस। इसके अलावा जो है आपका प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, गोल्जी काय अनुपस्थित रहता है। तो देखिए, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली भी होगा, लाइसोसोम भी होगा और गोल्जी काय भी होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोशिका भित्ति जो आपका सेल वॉल आपका बने होते हैं, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ये तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि आपका जो यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर सेलुलोज की बनी होती है। VVI पॉइंट करके रखेंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को छेड़ा है तो सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है, ये जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि ये पादप कोशिका की बात हो रही है, उसमें भी 2 प्रकार के आपका जो देखा गया है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अगर जंतु कोशिका की बात होती तो सेल वॉल की कोई बात होती ही नहीं, क्योंकि सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये बात विशेष रूप से कोने में रखेंगे। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा? ये पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, थोड़ा सा सस्पेंस है ना। तो ये आपका प्रैक्सिमा सेंचुरी है। देखिए, सूर्य खुद में एक तारा है, उसके ऊपर जस्ट जाएंगे तो पृथ्वी से नजदीक कौन गिरता है? प्रैक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर। सबसे छोटा ग्रह कौन है? मरकरी। टोटल ग्रह कितने हैं? 8। इसके अलावा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह फिर से कौन बन गया है? बृहस्पति। शनि को फिर से हटा दिया है। शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है? रिंग पाया जाता है। हिंदी में इसे बलय कहते हैं। अगर आप शनि का इमेज देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ बना होता है, ठीक है, रिंग पाया जाता है इसके चारों तरफ। इसके अलावा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है। सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार पृथ्वी का बहन कौन है? शुक्र है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह और शुक्र को पीला ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए वीडियो, मतलब क्वेश्चन के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो जो है मतलब लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले समय में अगर एग्जाम देने वाले तो एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर ध्यान दें। मैं आपको ये PDF भी अपने टेलीग्राम टुडे एग्जाम पे प्रोवाइड करा दूंगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।